होमवर्क कंप्लीट हो गया क्या? मैं आपको केवल इनकम का आंसर चेक करवा रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, इनकम का आंसर 1,97,000 क्वेश्चन नंबर 1 में इनकम का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में 70,000 क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 66,050, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 83,800। क्वेश्चन नंबर 5 2,04,000 84 2,84। क्वेश्चन नंबर 5 का 2,84,000 है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 40,000। क्वेश्चन नंबर 7 37,000। क्वेश्चन नंबर 8 86,500। डिफरेंट है कुछ? 86,500 आ रहा। कैलकुलेशन चेक कर लो, कैलकुलेशन में एरर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 96,000 96,000। क्वेश्चन नंबर 10 89,500। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 9 वैसे मैच क्यों नहीं कर रहा है, एक बार देखे तो सही। टू बैलेंस बीडी 10,000, बाय बैलेंस बीडी 1,000, टू बैलेंस सीडी 5,000, टू बैलेंस सीडी 5,000। और 5,000 क्यों आएगा? दो एडवांसेस हैं, एक तो आने वाले ईयर का, एक उसके आने वाले ईयर का भी है, मतलब 2,000 और 3,000। 5,000 का एडवांस है। बाय बैलेंस सीडी 10,000। और उसके बाद में बाय रिसीट एंड पेमेंट 1 लाख। तो इनकम कितना रिवाइज हो गया? 96,000। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 का 89,500। क्वेश्चन नंबर 11 2,40,000। एंड क्वेश्चन नंबर 12 1,56,500। ठीक है, ये आपके आंसर हो गए। मैंने यहीं तक होमवर्क दिया था। आगे नोट्स कॉपी निकालेंगे। वी विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स। टॉपिक नंबर 3, मेन टॉपिक 3 है चैप्टर का। कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स। कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स। देखो, जैसा हमने डिस्कस किया था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ट्रेडिंग नहीं करता है। ट्रेडिंग का मतलब बाइंग एंड सेलिंग नहीं करता। स्टिल उसे कुछ गुड्स ऐसे चाहिए होते हैं जो सर्विस देने के लिए असेंशियल है। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल को क्या चाहिए? मेडिसिन्स। तो अगर मेडिसिन अवेलेबल नहीं होगी तो जो पेशेंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या समझना है यहाँ पे कि अगर एक एनपीओ ओपन हुआ और एनपीओ ट्रेडिंग नहीं करता बट अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए इस तरीके गुड्स परचेज करता है जो काम आएंगे सर्विस देने के अंदर, मतलब सर्विस देने के अंदर ही वो कंज्यूम हो जाएंगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स। ठीक है, और आपको ये निकालना है कि आपने पूरे ईयर में इनके ऊपर कितना खर्चा किया है, मतलब कितना आपने गुड्स कंज्यूम करा है। जैसे एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उसको चौक चाहिए, डस्टर चाहिए, मार्कर चाहिए, इंक चाहिए, पेन चाहिए, कॉपीज चाहिए, तो ये सब क्या बन जाएगा? कंज्यूमेबल्स। तो आपने इन टोटल पूरे साल भर में कितने ऐसे गुड्स कंज्यूम कर दिए और कंज्यूम करने पर आपको कितना खर्चा हुआ, उसको अपन क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स। ठीक है, लिखेंगे इसके अंदर
इट इज द एक्सपेंडिचर। अच्छा, पहली बात तो ये कभी इनकम तो नहीं हो सकता ना, हमेशा क्या होगा, एक्सपेंडिचर। इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स दैट आर कंज्यूम्ड in providing the services to the members। जो भी हमने खर्चा गुड्स पे करा, जिन गुड्स को हमने कंज्यूम कर लिया अपने मेंबर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, इस तरह के गुड्स को अपन क्या बोलते हैं, कंज्यूमेबल्स। और जो उन पे खर्चा हो गया उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ consumables। It is shown as an expenditure in the income and expenditure account। In the income and expenditure account। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज एन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको रिप्रेजेंट करना एज एन एक्सपेंडिचर। और इसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो समझ लेते हैं। द अमाउंट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, यानी बेसिकली मैं आपको इसका कॉस्ट निकालने का तरीका समझा रहा हूं। द अमाउंट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वी हैव टू प्रिपेयर द क्रेडिटर्स अकाउंट। कैलकुलेशंस को समझने के लिए सबसे पहले हमको ड्राफ्ट करना पड़ेगा क्रेडिटर्स का अकाउंट, अकाउंट ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाने के पीछे लॉजिक क्या है उस बात को समझो। कंज्यूमेबल्स को परचेज किया यानी गुड्स को परचेज करा, तो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि गुड्स को आपने परचेज किया हो ऑन क्रेडिट, पॉसिबल है या नहीं है। अगर मैंने गुड्स को परचेज किया ऑन क्रेडिट तो इसका मतलब मुझे क्या ड्रॉ करना है, क्रेडिटर्स अकाउंट। अगर अपन क्रेडिट पे परचेज नहीं करते तो फिर ये वाला अकाउंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, यानी ये वाला अकाउंट एक कंडीशनल अकाउंट है। अगर हमने क्रेडिट में परचेज किया होगा तो ही इसको ओपन करना है, अगर नहीं करा तो ओपन नहीं करना। ठीक है, क्रेडिटर्स का बाय डिफॉल्ट बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट, क्योंकि आपके लिए क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट का है तो ऑब्वियस सी बात है क्लोजिंग बैलेंस भी किसका होगा, क्रेडिट का। बट उसको लिखते कहाँ पे, डेबिट में, टू बैलेंस सीडी। ये क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है, ये क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है। अच्छा, बहुत बार क्या होता है आपको क्रेडिटर्स का क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस भी गिवन आ सकता है, उसके पीछे लॉजिक क्या उसको समझो। मान लेते हैं आप किसी पर्टिकुलर दुकानदार से बार बार वही गुड्स परचेज करते हो, तो जो गुड्स आप उससे रेगुलरली परचेज करते हो वो तो उसके पास में हमेशा अवेलेबल होता है। अब कोई पर्टिकुलर डे पर आपने उसे स्पेशल रिक्वेस्ट कर दी कि अब मुझे अपने एनपीओ के अंदर ये वाला सामान भी चाहिए। उसने बोला कि देखो हम ये तो रखते नहीं हैं, बट अगर आप कह दोगे हम मंगवा सकते हैं, पर मंगवाएंगे ऐसे नहीं, कुछ पैसा पहले देकर चले जाओ। यानी उसने सामान मंगवाने से पहले आपसे क्या मांग लिया, एडवांस। तो अगर अपन ने किसी को एडवांस दिया तो एडवांस अगर दे रहे हैं तो अपने लिए असेट है या लायबिलिटी है, असेट है, क्योंकि एडवांस का मतलब क्या है, आपने पैसा उसको पहले से पे कर दिया और इसका बेनिफिट अपने को बाद में मिलेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको एडवांस भी गिवन आ जाए, और अगर एडवांस गिवन आएगा तो एडवांस का बैलेंस क्या होगा, डेबिट। तो
तो टू बैलेंस बीडी, तो टू बैलेंस बीडी किसके लिए होगा? एडवांस के लिए होगा, ध्यान देना, टू बैलेंस बीडी होगा एडवांस के लिए। और ऐसे अगर एडवांस को कोई क्लोजिंग बैलेंस भी है तो बाय बैलेंस सीडी, ये भी किसके लिए होगा? एडवांस के लिए। अगर आप क्रेडिटर्स को कुछ भी कैश पे करते हो तो पेमेंट करने का एंट्री क्या बनाते हो? क्रेडिटर्स को कैश देने का एंट्री, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। बट यहां पे कैश को अपन किससे रिप्लेस करते हैं? कैश बुक को किससे रिप्लेस करते हैं? रिसीट एंड पेमेंट से। तो यहां पे क्या एंट्री आएगा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिसीट्स एंड पेमेंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिसीट्स एंड पेमेंट्स। अच्छा, क्रेडिटर्स के रिलेशन में आप मुझे जर्नल की एंट्रीज बताओ क्या क्या हो सकती हैं? एक तो गुड्स खरीदने की एंट्री, एक पेमेंट की एंट्री, और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री। आपके लेवल पे जनरली यही होती है। गुड्स खरीदने की एंट्री क्या बनाओगे? गुड्स खरीदने की एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में क्या आ जाना चाहिए? बाय परचेजेस, बाय परचेजेस। अब आप समझो इस अकाउंट को बनाने का लॉजिक क्या था? ये अमाउंट निकालना था आपको। किसका अमाउंट निकालना है? परचेजेस का। द लॉजिक बिहाइंड द अकाउंट इज टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ व्हाट? परचेजेस। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे ध्यान देना, अगर आपके पास परचेज का अमाउंट आ गया तो क्लास 11th के अंदर एक फॉर्मूला सीखा होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला सीखा हुआ है। क्या फॉर्मूला होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इससे क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो वही तो आपको निकालना है अब। तो इसके बाद मैंने यहां पे क्या निकाला? कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। अब आप मुझे बताओ इसमें नेट परचेज कौन से अकाउंट से निकाला गया? क्रेडिटर्स के अकाउंट से निकाला गया, ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस, यहां पे एक्सपेंस तो हो ही नहीं सकते, ये तो बेचारा खुद ही एक्सपेंस है, ठीक है ना। आप निकाल क्या रहे हो? आप निकाल भी तो एक्सपेंस रहे हो ना। तो एक्सपेंस यहां पे हो गए नहीं, डायरेक्टली क्या आ जाएगा? माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आप मुझे ये बताओगे दिमाग लगा के, ऐसी दो कंडीशंस जहां पे आपको क्रेडिटर्स अकाउंट का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। दो कंडीशन जहां पे रिक्वायरमेंट नहीं होगा। पहली बात तो सारा का सारा परचेज जो है किस पे हो जाए? कैश पे। सेकंड कंडीशन, जहां पे आपको रिक्वायरमेंट नहीं हो इस अकाउंट को बनाने की, नहीं बेटा डोनेशन नहीं। बहुत सिंपल पॉइंट अगर आप एनालाइज करोगे तो। कुछ आंसर आ रहा है? परचेज, वेरी गुड। परचेज आपको पहले से दे रखा हो, मतलब यहां पे आंसर निकालने के लिए क्या चीज चाहिए? ओपनिंग स्टॉक, ये हमेशा गिवन होगा। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा गिवन होगा। क्या गायब हो सकता है? परचेज। अगर आपको परचेज भी दे रखा हो तो इसका मतलब अकाउंट को बनाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? लिखते हैं नोट, if balance of creditors is not given, if balance of creditors is not given, comma, it means that all purchases are on cash. It means that all purchases are on cash. Full stop. In such case, creditor's account is not needed. ये तो अपना कंडीशन 1 हुआ जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। क्रेडिटर्स अकाउंट इज नॉट नीडेड, तो ये नोट में आप फर्स्ट मार्क कर दो। सेकेंड कंडीशन जहां पे नहीं चाहिए होगा,
if balance of creditors is given but purchase is also given, then also creditors account is not needed. ठीक है। अच्छा, मान लो अगर परचेज का अमाउंट भी गिवन हो और आप बनाकर आओगे तो क्या हो जाएगा, नंबर कटेंगे क्या? नहीं, इसमें कुछ भी बैलेंस निकल कर नहीं आएगा क्योंकि आपको सारे फिगर्स पहले से मालूम होंगे। ठीक है, बस आपने शो ऑफ के लिए अकाउंट बना दिया और क्या होगा, यही तो करोगे, काम तो आएगा नहीं कुछ। नोट कर लिया? लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1, ये अपना आखिरी शॉर्ट टॉपिक है, इसके बाद अपन बड़े क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स 31st March 2009, 31st March 2010. Stock of medicines 1,80,000. Creditors for medicines, creditors for medicines 20,000, 25,000. Advance for medicines 8,000, 2,000. Payment for medicines during the year 31st March 2010 was rupees 1,50,000. Was rupees 1,50,000. Find the cost of medicines consumed and show बैलेंस शीट। तो आप पहले तो मुझे ये बताओ कि क्रेडिटर्स का अकाउंट रिक्वायर्ड है या नहीं है। क्रेडिटर्स का अकाउंट रिक्वायर्ड है या नहीं है, डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर, या तो आपको अकाउंट गिवन हो क्रेडिटर्स का, वो गिवन है, सेकंड परचेज गिवन है या नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो 1,50,000 का अमाउंट है क्या ये परचेज का अमाउंट है? नहीं, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा है पेमेंट फॉर मेडिसिन। अल्टीमेटली जो मेडिसिन का पेमेंट है वो किसको किया जाएगा? क्रेडिटर को किया जाएगा ना, यानी ये जो अमाउंट है वो किसका है? पेमेंट का है, परचेज का नहीं है। वहां पे क्लियर कट ऐसा लिखा आता परचेजेस ऑफ मेडिसिन आर 1,50,000, तो उस कंडीशन को क्या नहीं चाहिए? क्रेडिटर्स का अकाउंट नहीं चाहिए, जहां पे ऐसा लिखा आएगा वहां पे। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन क्या ड्राफ्ट करेंगे? अकाउंट ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन अकाउंट, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन अकाउंट।
टू बैलेंस बीडी, इसका मतलब ये हुआ कि अपन ने क्रेडिटर्स को पहले से कुछ पैसा एडवांस में दे रखा है, तो ओपनिंग एडवांस कितना दे रखा है 8,000। बाय बैलेंस बीडी यानी पैसा देना बाकी है, लाइबिलिटी है, कितना पैसा देना बाकी है 20,000। देखो अगर मैं आपको इसी अकाउंट को समझाऊं सब्सक्रिप्शन के थ्रू, तो वहां पे टू बैलेंस बीडी का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, मतलब मिलना बाकी है, और बाय बैलेंस का मतलब क्या होता है पहले से मिल चुका है। सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या था इनकम, और ये आपके लिए क्या है एक्सपेंस। तो यहाँ उल्टा होगा ना, यहाँ पे टू में तो क्या आएगा जो पहले से दे दिया है, और बाय में जो मिलना बाकी है। कहने का मतलब देखो रटना नहीं है, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं। सब्सक्रिप्शन में टू में क्या आता था, टू में असेट और बाय में लाइबिलिटी। ऐसे ही यहां पे बाय में क्या है लाइबिलिटी और टू में क्या है असेट, बट डिफरेंस समझो, ये है एक्सपेंस के लिए, वो था इनकम के लिए। ठीक है, टू बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी का मतलब क्लोजिंग की लाइबिलिटी, तो क्लोजिंग की लाइबिलिटी कितनी है 25,000, और बाय बैलेंस सीडी का मतलब क्लोजिंग का असेट कितना है 2,000। जो इस ईयर में मेडिसिन का पेमेंट किया होगा उसका एंट्री बनाया होगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिसीट एंड पेमेंट, तो यहां पे आप एंट्री बना देंगे टू रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, और इस पेमेंट का वैल्यू कितना गिवन है आपको 1,50,000। फाइनली जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आएगा परचेजेस का, बाय परचेजेस एज योर बैलेंसिंग फिगर 1,61,000, 1,61,000। और अब क्योंकि परचेज का अमाउंट आ चुका है, यू कैन सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड शैल बी इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, द अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज 1 लाख प्लस नेट परचेजेस, नेट परचेजेस का अमाउंट कितना हो जाएगा 1,61,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 80,000। तो मेरे पास में आ गया कॉस्ट ऑफ मेडिसिन 1,81,000। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो रटोगे तो डिफिकल्टी आएगी, समझते हुए करोगे डिफिकल्टी नहीं आएगी। आप ये समझो असेट क्या है लाइबिलिटी क्या है। असेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है डेबिट, लाइबिलिटी का क्या होता है क्रेडिट। ठीक है, क्लोजिंग का भी ये होता है, बट जो साइड होती है वो अपोजिट हो जाती है, क्योंकि जब मैं इसको यहां पे लिखूंगा टू बैलेंस सीडी तो ये अगले साल क्या बनेगा बाय बैलेंस बीडी। ठीक है ना, ऐसे जब ये यहां पे होगा बाय बैलेंस सीडी तो अगले साल क्या बनेगा टू बैलेंस बीडी। तो आप देखो टू बैलेंस बीडी में क्या आएगा असेट ही तो आएगा। दो बैलेंस शीट बनानी है, पहले वाले दोनों आइटम कहां जाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये वाला असेट में, ये वाला लाइबिलिटी में। असेट में क्या आ जाएगा इस बार एडवांस फॉर मेडिसिन कितना 8,000, लाइबिलिटी में क्या आएगा क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन कितना अमाउंट 20,000, और ये दोनों अमाउंट कहां जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये क्या आएगा लाइबिलिटीज में एडवांस क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन 25,000, ये क्या आएगा एडवांस फॉर मेडिसिन असेट में 2,000। उसके अलावा और क्या आएगा बैलेंस शीट में, और परचेज का भी आता है क्या यार, क्लोजिंग स्टॉक एंड
ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना 80,000, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में 1 लाख। बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2009। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन्स, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन्स, साथ में यहां पे आएगा एडवांस फॉर मेडिसिन्स, और साथ में आएगा स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन कितने हैं 20,000, एडवांस कितना है 8,000, और जो ओपनिंग स्टॉक है वो कितना है 1 लाख। ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख। सेम इसी तरह से आपको बनाना होगा क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2010। बना दो। बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2010। सेम चीज़ें आएंगी, फिगर्स अलग अलग हो जाएंगे। बना दिया। एग्जाम्पल 2, find the cost of stationery consumed। बैलेंस शीट नहीं करनी है प्रेजेंट, ओनली क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। आपको निकालना है ओनली कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड।
क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाने का रिक्वायरमेंट है या नहीं? क्यों? परचेज गिवन। अच्छा, वैसे अगर अपन अकाउंट बना लेंगे तो दिमाग लगाओ, उसमें कुछ निकल कर आ सकता है? अगर आप क्रेडिटर्स का अकाउंट बना लोगे तो उसमें कुछ निकल कर आ सकता है? वेरी गुड। क्या निकल कर आएगा? टू रिसीट एंड पेमेंट, क्योंकि उसमें आपको इस बार क्या गिवन है? ओपनिंग बैलेंस गिवन है क्रेडिटर्स का, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है क्रेडिटर्स का, एडवांस गिवन नहीं है, 0 0 मान लेंगे। परचेज का अमाउंट गिवन है 1,20,000। क्या अमाउंट निकल कर आएगा? रिसीट एंड पेमेंट। ये बात मैं क्यों सिखा रहा हूं आपको? क्योंकि आपकी ये चीज एमसीक्यू में आ सकती है और उसमें ऐसे टफ क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है ना? मतलब या तो वो कॉस्ट मांग लेगा या क्या मांग लेगा आपसे? पेमेंट का अमाउंट मांग लेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने उस अकाउंट को बना भी लिया तो आप डिफरेंस से क्या निकाल सकते हो? पेमेंट निकाल सकते हो। अगर पेमेंट भी गिवन होता तो फिर तो कोई भी सेंस नहीं उसे क्रिएट करने का। बट आप मान के चलो कि अगर आपको क्वेश्चन पेमेंट देगा तो वो क्या नहीं देगा? फिर परचेज नहीं देगा। ऑब्वियस ही बात है। और अगर परचेज दे दिया इसका मतलब अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जब तक कि क्वेश्चन खुद ना क्या डिमांड कर ले कि पेमेंट क्या किया। ठीक है, सॉल्यूशन इसका बहुत ही आसान हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड will be equal to what? Opening stock. ओपनिंग स्टॉक कितना है? 50,000 प्लस नेट परचेजेस जिसका अमाउंट कितना है? 1,20,000 रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जिसका अमाउंट कितना है? 45,000। नीचे एक नोट डाल देना। In above example, the account of creditors can be made to find the amount of payment। वैसे तो आपको बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पेमेंट का अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं है, बट डेफिनेटली एमसीक्यू के अंदर ये पॉइंट आ सकता है। ठीक है, बना लेते हैं अकाउंट भी, जिससे नॉलेज तो हो कम से कम। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट, टू बैलेंस बीडी यानी कि एडवांस अवेलेबल नहीं है। बाय बैलेंस बीडी यानी कि क्रेडिटर्स का अमाउंट लायबिलिटी वो गिवन है 80,000। टू बैलेंस सीडी $65,000। एंड बाय बैलेंस सीडी ये गिवन नहीं है। बाय परचेजेस ये क्वेश्चन में अवेलेबल था 1,20,000।
अमाउंट निकाल सकते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स का। एज बैलेंसिंग फिगर। $1,35,000। 1,35,000। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको कि नहीं हुआ? तो ये तीन अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं जो आपको ओनली कहाँ पे विजिबल होंगे, इन केस ऑफ एनपीओ। बाकी जितने भी आइटम्स हैं वो आपको बिल्कुल सिमिलर से लगेंगे जो आप बाकी चैप्टर्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं, कुछ नया नहीं लगेगा एज सच, ठीक है? और उसको आप इजीली सॉल्व भी कर पाओगे। नोट्स के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पॉइंट लिखवाया था कि कौन कौन से आइटम्स कहाँ कहाँ पे शो किए जाते हैं। एक बार आप चेक करो, लिखवाया था मैंने आपको। जैसे जो भी आइटम अगर रिसीट साइड पे गिवन होगा तो वो कहाँ कहाँ पे शो हो सकता है। अगर कोई आइटम आपको रिसीट में गिवन है तो कहाँ पे शो होगा, या तो एज एन इनकम, या फिर एज अ लायबिलिटी, या फिर आप क्या करेंगे उसको असेट में से रिड्यूस करेंगे। कहने का मतलब रिसीट के दो पार्ट थे, एक था रेवेन्यू और एक था कैपिटल। अगर रिसीट है रेवेन्यू तो कहाँ पे जाएगी, इनकम साइड में, और अगर है कैपिटल तो या तो लायबिलिटी में ऐड होगी या फिर असेट में से रिड्यूस होगी। ऐसे एक्सपेंडिचर के दो पोर्शन थे, एक था रेवेन्यू एक था कैपिटल। अगर रेवेन्यू है तो वो कहाँ जाएगा, डेबिट में, किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और अगर कैपिटल है तो या तो वो असेट में ऐड होगा या फिर लायबिलिटी के अंदर माइनस होगा। तो एक तो आपको ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर रूल का, फिर आपको तीन इन बातों का ध्यान रखना है। और अब एक लास्ट पॉइंट और, एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे आ सकते हैं? डेप्रिसिएशन का हो सकता है, हो सकता है। और किसका हो सकता है बताओ? बेड डेट्स का, जो यहाँ पे होगा नहीं, बहुत रेयर बेड डेट्स का एडजस्टमेंट। तीसरा किसका हो सकता है? आउटस्टैंडिंग। चौथा प्रीपेड, अनअर्न्ड, अक्रूड। और ये आपको पहले से आते हैं। अगर खर्चा आउटस्टैंडिंग क्या करते हो आप, ऐड करते हो, और कहाँ पे शो करते हो, लायबिलिटी में। अगर इनकम है अक्रूड, ऐड करते हो, कहाँ पे शो करते हो, असेट में। अगर आपका एक्सपेंस है प्रीपेड, क्या करते हो, माइनस, कहाँ शो करते हो, असेट में। और अगर इनकम है अनअर्न्ड, माइनस करते हो, कहाँ शो करते हो, लायबिलिटी में। बट जैसा मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा वो सॉल्व करना पड़ेगा 2 ईयर्स के लिए, करना पड़ेगा। तो अगर मैंने करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग खर्चा किया ऐड, तो प्रीवियस ईयर के लिए क्या होगा, लेस। अगर करंट ईयर का प्रीपेड खर्चा करते हैं माइनस, तो प्रीवियस ईयर के लिए क्या होगा, प्लस। अगर करंट ईयर का अक्रूड इनकम करते हैं प्लस, तो लास्ट ईयर के लिए क्या होगा, माइनस। और अगर करंट ईयर की अनअर्न्ड इनकम करते हैं अपन माइनस, तो प्रीवियस ईयर के लिए क्या होगी, प्लस। यही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आपको मल्टीपल ईयर के लिए सॉल्व करना है, 2 ईयर्स के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। ये सब बातें समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू, फिर आपको क्लियर होगा। देखो ऐसे हवा में बातें करेंगे वो समझ में नहीं आने वाला। We will try question number 24. Question number 24. From the following receipts and payments account of accountant club, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 19. इस क्वेश्चन में इसने ओनली क्या मांगा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 19। क्या नहीं मांगा, बैलेंस शीट नहीं मांगा, ठीक है। तो पहले तो अपन क्वेश्चन ऐसे ट्राई कर रहे हैं जहां पे बैलेंस शीट गिवन नहीं है, मतलब उसने मांगी ही नहीं है बैलेंस शीट। इसके बाद अपन बैलेंस शीट वाले भी ट्राई करेंगे, ठीक है ना, अगले क्वेश्चन से। बट क्योंकि अभी अपना पर्पस क्या है कि मैंने आपको जो ये 3 अलग अलग टॉपिक समझाए हैं उसको मैं एक साथ कंबाइन कर पाऊं। यू विल ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब क्वेश्चन कॉपी निकाल देना अपनी, ठीक है ना, नोट्स कॉपी में नहीं है कुछ भी। नोट्स अपने खत्म हो चुके हैं इस चैप्टर के, अब नोट्स में और कुछ भी नहीं बचा। सारे नोट्स मैंने आपको लिखवा दिए,
अब हम ओनली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और वैसे तो अगर देखा जाए तो अब मैं एक क्लास और लूंगा तो चैप्टर मेरी तरफ से खत्म है, बाद में सिर्फ प्रैक्टिस है, कुछ भी नया नहीं है इसके बाद। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2019। बस ये है कि जो क्वेश्चंस होंगे दे आर टाइम कंज्यूमिंग, जस्ट लाइक द चैप्टर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ क्लास 11th। आपको बस मेरा यही रूल ध्यान रखना है जो मैं आपको सिखा रहा हूं स्टार्टिंग से। रिसीट में जो भी आइटम है वो कहाँ जाएंगे, या तो असेट में माइनस होगा, या लाइबिलिटी में ऐड होगा, या फिर इनकम में शो होगा। इनकम मतलब क्रेडिट साइड में शो होगा। जो पेमेंट में आइटम है या तो वो डेबिट में शो होगा एज एन एक्सपेंडिचर, या फिर असेट में ऐड होगा, या फिर लाइबिलिटी से माइनस होगा। बस बहुत सिंपल सा रूल है, और वैसे तो आपको ये पॉइंट देखकर समझ में आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। देखो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, वर्किंग नोट नंबर 1 हमेशा फिक्स्ड है, वो है आपका सब्सक्रिप्शन का अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 2 वेरिएबल है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन किस तरह की है। और जो वर्किंग नोट नंबर 2 होगा वो आपका हमेशा रहेगा ओपनिंग बैलेंस शीट का वर्किंग नोट। बट यहाँ पे क्या बैलेंस शीट मांगी है? नहीं, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। यानी इस क्वेश्चन में जो वर्किंग नोट नंबर 1 है वो कौन सा बनेगा? सब्सक्रिप्शन अकाउंट का बनेगा। ठीक है, इस अकाउंट के अंदर एटलीस्ट आप 3/4 पेज तो लीव कर ही देना ताकि कुछ भी घिचपिच ना हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर। ठीक है, और इसके बाद वर्किंग नोट नंबर 1 बना देंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट। जो मुझे लगता है मुझे अब आपको सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे आंसर निकाल कर दिखा पाओगे सब्सक्रिप्शन का। वर्किंग नोट्स, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बैलेंस शीट बनानी नहीं है, बस आप मुझे यह आंसर निकाल के दिखा दो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का इनकम क्या आएगा। जो भी नीचे इंफॉर्मेशन गिवन है, जो भी ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन है, उसको कलेक्ट करते हुए अकाउंट बनाओ। और मैं तो आपको हमेशा ये बोलूँगा, बेस्ट टेक्निक क्या है, जो भी इसकी 6 एंट्रीज आती हैं पहले उसके नाम लिख डालो, ब्लैंक्स को बाद में फिलअप कर दो क्वेश्चन को पढ़कर, इजीली हो जाएगा सॉल्व। ध्यान रखना करंट ईयर कौन सा है? 2018-19। तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? 17-18। और आने वाले ईयर्स क्या हो सकते हैं? 19-20, 20-21 एंड सो ऑन।
क्या इनकम आया? 16 लाख 28 20 16,20,000। चेक कर लेते हैं। देखो, टू बैलेंस पीडी का मतलब इस ईयर के स्टार्टिंग में कितना आउटस्टैंडिंग था, इस ईयर के स्टार्टिंग में कितना आउटस्टैंडिंग था, गिवन ही नहीं है, 0। इस ईयर के स्टार्टिंग में कितना एडवांस था, 0, गिवन नहीं है। इस ईयर के एंड पर कितना एडवांस है, 39,000। इस ईयर के एंड पर कितना आउटस्टैंडिंग है, और वैसे अगर देखा जाए तो ये फॉर है, बट आप चाहकर भी इसको ऑन में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट ईयर में कुछ है ही नहीं। तो जो फॉर है वही आपके लिए क्या है, ऑन है। एंड इस साल आपको कितना पैसा मिल गया, 15,24,000। तो फाइनली क्या आ जाएगा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज अवर बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, बहुत सिंपल था। दिस इज अवर फर्स्ट वर्किंग नोट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन में अगर एंट्री बनाया टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या एंट्री आएगा, बाय सब्सक्रिप्शंस, बाय सब्सक्रिप्शंस। 16,20,000। क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व करने का सबसे पहला प्रिंसिपल ये कि हमेशा एडजस्टमेंट को फिलअप किया करो। ठीक है, जैसे अपन हमेशा करते हुए आते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 सॉल्व हो चुका है पूरी तरह से। वैसे तो क्या होता है, बैलेंस शीट में इसकी इंफॉर्मेशन जाती है, बट बैलेंस शीट मांगी नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड इज 3,000। प्रॉब्लम यह है कि सर आपने बताया यहाँ पे 2 ईयर की इंफॉर्मेशन होती है, यहाँ पे तो ईयर लिखा हुआ नहीं है। जब भी आपको ईयर लिख कर नहीं दे, क्या मानोगे, प्रीवियस या करंट? करंट, कॉमन सेंस है। तो करंट ईयर का इंश्योरेंस प्रीपेड कितना है, 3,000। करंट ईयर का प्रीपेड इंश्योरेंस 2 जगह पर आएगा, एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेस हो जाएगा और दूसरा असेट में आएगा। बट बैलेंस शीट नहीं बनाने, आप क्या करेंगे, डायरेक्टली लेस करेंगे। कहां पे लिखूं इंश्योरेंस, डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में। एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो डेबिट में आएगा 2। अच्छा, एक बात तो ये ध्यान रख लो भाई, जो मैंने आपको पहले भी सिखाई थी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज जस्ट लाइक योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2 डिफरेंसेस, पहला तो क्या, नेम चेंज, दूसरा नेट प्रॉफिट के जगह पर सरप्लस, लॉस की जगह पर बस। टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का आपको जरा अमाउंट ढूंढना पड़ेगा ऊपर से। देखो आप, 27,000। 27,000 में से क्या माइनस कर दिया जाए, प्रीपेड। प्रीपेड कितना, 3,000। 24,000। अच्छा, क्लास 11th के अंदर मैंने आपको बहुत बार ये बात समझाई थी कि इंश्योरेंस बाय डिफॉल्ट 1 साल का पे होता है। इंश्योरेंस के अलावा बाकी सारे खर्चे कितने भी साल के पे हो सकते हैं, 15 महीने के, 18 महीने के, 9 महीने के, 20 महीने, कितना ही पे हो सकता है। इंश्योरेंस ओनली एंड ओनली 1 साल का पे होता है। ये सब चीजें आगे काम आएंगी। अभी देखो, थर्ड पॉइंट क्या दिख रहा है आपको, थर्ड पॉइंट किसके लिए दिख रहा है, कंज्यूमेबल्स। क्या क्रेडिटर्स का अकाउंट की रिक्वायरमेंट है, क्या क्रेडिटर्स का है ही ना, परचेज गिवन से रिक्वायरमेंट है। आ जाओ नेक्स्ट वर्किंग नोट पे। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। यहाँ पे जो आपके 6 एंट्रीज आएंगी वो टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, बाय परचेजेस, बाय बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी,
and to receipt and payment account. To receipt and payment account. तो टू बैलेंस बीडी का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग का एडवांस. स्टार्टिंग का एडवांस कितना लग रहा है आपको? 5 या 7? 5. तो क्लोजिंग एडवांस 7. ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 40 या 26? 26. क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 40. क्रेडिटर्स को स्टेशनरी खरीदने के लिए इस साल कितना पैसा दिया? कहीं ना कहीं गिवन होगा, देखो आप. और ढूंढना बहुत आसान है, अक्कल चलाओ. यहां पे क्या लिखा है? टू रिसीट एंड पेमेंट. तो आरएनपी में क्या आ जाना चाहिए? बाय. देख लो, मिल जाएगा आपको. कितना? 89,700. ये अमाउंट निकाल दो. बैलेंसिंग फिगर. $65,700. मुझे यहां पे निकालना होगा कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड. हाँ बोलो. ये 40 है. अच्छा ठीक है. तो ये गलत हो गया, मतलब कितना आ रहा है? $1,17,00. Cost of stationery consumed. Formula is opening stock. Amount of opening stock is 5,000. Amount of purchases 101700 minus amount of closing stock 30,000. $76,700. ये आपके लिए क्या है? इनकम या एक्सपेंस? इनकम या एक्सपेंस? एक्सपेंस. टू कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी. $76,700. एडजस्टमेंट सारे के सारे हो चुके हैं. अब हम चलेंगे पॉइंट बाय पॉइंट इन द अकाउंट. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड देखना. पहले दो आइटम्स क्या हैं? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. क्या आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे? नहीं. ये तो कहाँ जाएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में. ओपनिंग आइटम है. सब्सक्रिप्शन हो चुका है. डोनेशन. क्या तुमको डोनेशन का नेचर दे रखा है? तो मैंने क्या सिखाया था फिर कल आपको? अगर डोनेशन का नेचर नहीं हो मतलब वो क्या है? जनरल डोनेशन. जनरल मतलब कहाँ जाएगा? इनकम में. बाय डोनेशंस. 7,20,000. अगर डोनेशन का नेचर क्या होता? स्पेसिफिक. तो वो कहाँ जाता? लाइबिलिटीज में. क्योंकि उसका नेचर क्या बनता? कैपिटल. देखो फिर याद कर लो. रिसीट में आने वाले आइटम या तो असेट में से कम होंगे या फिर लाइबिलिटी में शो होंगे या फिर इनकम साइड में ट्रांसफर होंगे. ठीक है. अगला पॉइंट देखना. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. इनकम.
बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है सर कल तो आप इंटरेस्ट ऐड कर रहे थे, बट वो क्यों कर रहा था? क्योंकि फंड गिवन था और वो स्पेशल फंड था। ये तो नॉर्मल इंटरेस्ट है। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 18,000। देखो अगर इंटरेस्ट यहाँ पे गिवन है 18,000, देयर इज अ हाई चांस कि ये अक्रूड भी हो सकता है, बट उसके लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए? परसेंटेज मालूम होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। आप चेक करो कहीं परसेंटेज गिवन है क्या इन्वेस्टमेंट का? नहीं है, ठीक है। आगे देखना एंट्रेंस फीस, कुछ भी नॉर्मल इनकम बाय एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस का अमाउंट है 1,80,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, नॉर्मल इनकम है ये भी, बाय इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, और बैंक से इंटरेस्ट कितना मिला है? 63,000। सेल ऑफ पेपर्स, नॉर्मल इनकम बाय सेल ऑफ पेपर्स। अच्छा एक बात समझो, अगर यहाँ पे लिखा होता बाय सेल ऑफ फर्नीचर, अगर लिखा होता यहाँ पे आता क्या? नहीं। फिर क्या करते हैं? असेट में से लेस कर देते उसको, वो रिसीट बन जाता, कैपिटल रिसीट बन जाता। आगे देखना सैलरीज। सैलरीज एक्सपेंस टू सैलरीज 4,95,000। स्टेशनरी हो चुका है। बिलियर्ड्स टेबल असेट है, इन्वेस्टमेंट असेट है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 75,000। फर्नीचर असेट है। इंश्योरेंस प्रीमियम हो चुका है। कैश इन एंड कैश एट बैंक असेट है। खत्म क्वेश्चन। निकाल लो, या तो आएगा सरप्लस या आएगा डेफिसिट। सरप्लस ही आना है। आ गया क्या आंसर? 1939। ठीक है, अपना होमवर्क रहेगा 13 से लेकर 23। सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन 13 से लेकर 23। नेक्स्ट क्लास से अपन ट्राई करेंगे दोनों बैलेंस शीट वाले भी।
ठीक है ना, यानी इस अकाउंट के साथ में दोनों ईयर की बैलेंस शीट।